हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज के इस वीडियो में हम एमएच नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके क्लास 12 केमिस्ट्री का, जो कि है ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम देखेंगे ग्रीन केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, एटम इकोनॉमी क्या होता है, किस तरीके से ग्रीन केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल है वो क्या होते हैं, देन ग्रीन सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, एंड नैनो केमिस्ट्री क्या होती है आपकी, तो नैनो वर्ड कहाँ से आया है। तो इन सारे जो टॉपिक्स है इनको आज के इस सेशन में हमने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डिटेल में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि बहुत सिंपल ये सारे टॉपिक्स, तो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने कहा स्कोरिंग है, बहुत सिंपल है, तो स्कोरिंग चैप्टर है, इसीलिए सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए अब आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आपके जो एमएच बीएससी नर्सिंग की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए हम आपको 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम 1 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, इन सारे यूनिट्स के आपके लाइव सेशंस होंगे, हमारे डेली लाइव सेशंस होंगे हमारे ऐप पर। तो हम आपको लाइव लेक्चर्स डेली आपको प्रोवाइड करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, सभी सारे आपके यूनिट्स के लिए। देन साथ ही साथ इस कोर्स में हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। देन टेस्ट सीरीज भी हमारी होंगी, 50+ से भी ज्यादा हमारी टेस्ट सीरीज होंगी, जिससे कि आपको एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा होता है, इसका आपको एक आइडिया लग जाएगा। देन उसके बाद हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, काफी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है, अगर आप उसे एक बारी भी रीड करते हो तो आपको अच्छी तरीके से नोट समझ में आ जाएंगे। देन उसके बाद 2000+ रिवीजन पीडीएफ, इस पीडीएफ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ, आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस वगैरह ज्यादातर यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। देन ये जो सारा कंटेंट है हम 100% पासिंग गारंटी के थ्रू आपको प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमारे कोर्स से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। देखिए हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से कुछ इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर जाकर आप ग्लोबल ऑनलाइन टाइप करिए, इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है। देन इस तरीके का विंडो आपके स्क्रीन पर या फिर आपके मोबाइल फोन पर पॉपअप हो जाएगा, और हमारा ऐप पर यहाँ पर आपको सर्च बार देखने मिलेगा, यहाँ पर आप कोर्स नेम टाइप कर सकते हो एमएच बीएससी नर्सिंग। तो यहाँ पर आपको सारे जो हमारे स्टडी मटेरियल है ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे ऐप के थ्रू आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट। और चलिए हम अभी एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस में से या फिर दिए गए प्रिंसिपल में से कौन सा एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि ग्रीन केमिस्ट्री का प्रिंसिपल नहीं है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम इस वर्ड पे फोकस करें ग्रीन केमिस्ट्री, तो ग्रीन केमिस्ट्री मतलब ये होता है कि हमारी जो केमिस्ट्री है हम जो डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारे लिए और ना कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए हजार्डस हो या फिर हार्म करे, तो सेफ हो हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक तरीके से। तो यहाँ पर हमें देखिए कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं या फिर कुछ ऑप्शंस, ये हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में हमें दिया है यूजिंग रिन्यूएबल फीडस्टॉक्स। तो यूजिंग रिन्यूएबल फीडस्टॉक का मतलब होता है, इस ऑप्शन का मतलब होगा कि रिन्यूएबल फीडस्टॉक का मतलब होता है ऐसे मटेरियल जो कि रॉ मटेरियल हो और जिसे हम बायोलॉजिकल प्रोसेस से कंज्यूम करें, जैसे कि प्लांट्स, एल्गे, एनिमल वगैरह। अगर हम इसका यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल देखें तो वो होगा आपका प्लांट्स या फिर एनिमल्स। जैसे बात करो एनिमल्स की, तो एनिमल्स के जो फैट्स है उसके थ्रू हम काफी सारे मेडिसिन बना सकते हैं, काफी सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो एक तरीके से आप रॉ मटेरियल लेकर के उसको कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, तो यही होता है आपका रिन्यूएबल फीडस्टॉक। तो यहाँ पर देखिए हम बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर सारी चीजें ले रहे हैं रॉ मटेरियल, तो ये एक तरीके से ग्रीन केमिस्ट्री हो गया। उसी तरीके से ऑप्शन बी मैक्सिमाइजिंग एटम इकोनॉमी। तो मैक्सिमाइजिंग एटम इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, एटम इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो आप रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो पूरा का पूरा
प्रोडक्ट में आ जाए, जैसे कि A+B गिव C। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जो आपने रिएक्टेंट यूज कर रहा है, तो वो जो रिएक्टेंट यूज हो रहा है वो पूरा का पूरा एक तरीके से प्रोडक्ट बना रहा है। तो जनरली जो हम कोई रिएक्शन देखते हैं या फिर रिएक्शन लगाते हैं, तो उस केस में हम ये देखते हैं कि जो हम रिएक्टेंट लगा रहे हैं तो वो पूरा का पूरा रिएक्टेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना प्रोडक्ट मिल जाए जो कि हमारे यूज के लिए होगा। बाय प्रोडक्ट्स जो होंगे वो कम से कम बने, ये कहता है एटम इकोनॉमी। तो यस, मैक्सिमाइजिंग जितना ज़्यादा हो सके आप रिएक्टेंट के थ्रू प्रोडक्ट बनाइए, जो बाय प्रोडक्ट है जो हमारे यूज में नहीं आएगा वो कम से कम बने, तो ये होता है आपका एटम इकोनॉमी। देन ऑप्शन सी है डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। यस, ये भी एक तरीके से ग्रीन केमिस्ट्री का एग्जांपल होगा। अब देखिए, या फिर प्रिंसिपल होगा। तो डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स, आप ऐसे केमिकल्स डिजाइन करो जिसके देखिए केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह में केमिकल्स वगैरह डिजाइन करे जाते हैं, तो ऐसे केमिकल्स डिजाइन करना चाहिए जो कि सेफ हो, ना कि ऐसे जो कि हजार्डस हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए, बी और सी की बात करें तो इन तीनों ऑप्शन में हमें एक तरीके से प्रिंसिपल दिया गया है ग्रीन केमिस्ट्री का। लेकिन ऑप्शन डी की अगर हम बात करें, यूजिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ हजार्डस सॉल्वेंट, नहीं, ये तरीके से ग्रीन केमिस्ट्री का प्रिंसिपल नहीं होगा, क्योंकि जो हजार्डस सॉल्वेंट है ये हमारे लिए और एज वेल एज इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, बहुत हार्मफुल होंगे। हजार्डस सॉल्वेंट क्या होते हैं, जैसे कि टोलिन, बेंजीन वगैरह, ये सारे हजार्डस सॉल्वेंट है। और जो इन्वायरमेंटली एक तरीके से फ्रेंडली जो आपके सॉल्वेंट्स होते हैं वो बेस्ट है आपका वाटर। ठीक है, ये आप एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं कि ग्रीन सॉल्वेंट है आपका वाटर हो गया, देन ग्लिसरॉल हो गया, डाइमिथाइल कार्बोनेट, ये सारे आपके ऐसे 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 आपके सॉल्वेंट्स है जो कि एक तरीके से ग्रीन सॉल्वेंट आप उसे कह सकते हैं जो कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। लेकिन यहाँ पर हजार्डस सॉल्वेंट दिया गया है जो कि एक प्रिंसिपल नहीं है ग्रीन केमिस्ट्री का, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री वॉज कॉइन्ड बाय। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है जो ग्रीन केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है वो किस साइंटिस्ट ने यहाँ पर कॉइन करा था या फिर उसका स्टार्ट करा था। तो ग्रीन केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉल एनास्टिस, इन साइंटिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को कॉइन करा था। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने जो पॉल एनास्टिस है, पॉल टी एनास्टिस इनका फुल नेम है, तो इन्होंने ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में काफ़ी सारे चीज़ें इन्होंने एक तरीके से स्टैब्लिश करी। इन्होंने कहा कि जो ग्रीन केमिस्ट्री है उसका एम होना चाहिए कि जितना ज़्यादा मैक्सिमाइज हो सके एफिशिएंसी और मिनिमाइज करना चाहिए हजार्डस इफेक्ट्स को, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट पर उसके काफ़ी ज़्यादा हमें, अगर कोई चीज़ हजार्डस है, कोई चीज़ अफेक्ट कर रही है जैसे केमिकल्स वगैरह, तो ऑब्वियसली वो हमारे हेल्थ और इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेंगे। और इनको एक तरीके से फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा काम करा है कि किस तरीके से डेवलप करा जाए, किस तरीके से मिनिमाइज करा जाए ऐसी चीज़ें जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल होगी। ठीक है, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री भी कहा जाता है, या फिर इन्होंने जो कॉन्सेप्ट है ग्रीन केमिस्ट्री ये भी कॉइन करा था। तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर, पॉल एनास्टिस। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री का प्राइमरी गोल क्या होता है, हमें ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर हम ऑप्शंस देखते हैं और उसके थ्रू हम समझेंगे कि ग्रीन केमिस्ट्री का गोल क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में दिया गया है टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है एक तरीके से वो ना बनते हुए बाय प्रोडक्ट ज्यादा बने, यहाँ पर ये होता है कि ग्रीन केमिस्ट्री का प्राइमरी गोल नहीं, कि ग्रीन केमिस्ट्री कहती है कि जितना हमारा रिएक्टेंट है उतना ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट में बन जाए, यानी कि जो हम प्रोडक्ट हम चाहते हैं, जो यूज़ के लिए प्रोडक्ट है, जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने, बल्कि और बाय प्रोडक्ट कम बने। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि बाय प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बने, नहीं, यहाँ पर ये गोल प्राइमरी गोल नहीं होता है ग्रीन केमिस्ट्री का। देन ऑप्शन बी, टू डेवलप न्यू केमिकल्स रिएक्शन दैट आर फास्टेस्ट। ठीक है, ये एक तरीके से हम कहेंगे कि ऐसे केमिकल रिएक्शन हो जो कि फास्टर हो, लेकिन सिर्फ
इसी यही प्राइमरी गोल एक तरीके से ग्रीन केमिस्ट्री का नहीं होगा। देन ऑप्शन डी देख लेते हैं पहले, टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स ऑन द एनवायरनमेंट। अगेन ये भी नहीं है, ये करेक्ट है एक तरीके से, आप कह सकते हैं जो स्टेटमेंट्स आपको दिया है एक तरीके से पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है, एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट आपको नहीं दिया गया है। लेकिन ये आपका प्राइमरी गोल नहीं है ग्रीन केमिस्ट्री का। ग्रीन केमिस्ट्री का प्राइमरी गोल होता है ऐसे केमिकल प्रोसेसेस को डिजाइन करना जो कि मिनिमाइज हैजार्डस वेस्ट जनरेशन हो, यानी कि ऐसे आपको केमिकल प्रोसेसेस डिजाइन करना चाहिए जिसमें कम से कम वो हमारे हेल्थ और इन्वायरमेंट को अफेक्ट करे और हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी सेफर हो। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं डेफिनेशन भी ग्रीन केमिस्ट्री की। तो ग्रीन केमिस्ट्री इज द यूज ऑफ केमिस्ट्री फॉर पोल्यूशन प्रिवेंट बाय एनवायरमेंटली। देखिए ऐसे ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है एक तरीके से जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए पोल्यूशन को प्रिवेंट करे, कम से कम करे। और यहाँ पर बाय देखिए एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिजाइन ऑफ केमिकल products and processes that reduce or eliminate the use of generation of hazardous substance। यानी कि हमें ऐसे मतलब एक तरीके से ग्रीन केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जो कि कहती है पोल्यूशन को प्रिवेंट करा जाए एनवायरमेंटली, और एनवायरमेंट में हम जो ऐसे केमिकल्स डिजाइन करें, ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन करें जो कि एक तरीके से हजार्डस ना हो, हमारे एनवायरमेंट को किसी तरीके से कोई हार्म ना पहुंचाए, हमारे जो आगे जो जनरेशन है उनके लिए भी वो सेफ हो। तो यही होता है प्राइमरी गोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own need is known as। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि हमारे जो प्रेजेंट नीड है उसको पूरा करे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, यानी कि इस चीज को कॉम्प्रोमाइज ना करे जो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन आएंगे उनके भी नीड्स वो पूरी कर सके, उनके भी नीड्स को वो मीट कर सके। तो प्रेजेंट में भी हम जो हमारे नीड्स है उनको मीट करें, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। ऐसा नहीं कि हमने जैसे फॉर बेस्ट एग्जांपल पेट्रोल हो गया, ठीक है, यानी कि हम तो यूज करें लेकिन हमारे फ्यूचर जनरेशन को पता ही नहीं होगा वो चीज क्या है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी भी नीड पूरी होनी चाहिए और हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी किसी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो उससे क्या कहा जाता है, तो ये जो हमें यहाँ पर एक तरीके से डेफिनेशन दी गई है, और ये डेफिनेशन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी गई है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये आपके बुक में बहुत अच्छे तरीके से एक पैरा दिया गया है, आपकी बुक का ही हमने यहाँ पर स्निप लिया है। तो यहाँ पर देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यहाँ पर क्या दिया है हमें, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे कि मैंने कहा जो कि हमारे जो प्रेजेंट नीड्स है उनको कंप्लीट करते हुए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, ये कॉम्प्रोमाइज ना करे हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, कुछ उनकी भी नीड को पूरी करे, तो वो होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हम एग्जाम्पल लेकर समझते तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल देखें तो यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, जैसे कि विंड एनर्जी यूज करे, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर्स वगैरह यूज करे जो कि एयर पॉल्यूशन को कम करते हैं। इस तरीके से पॉल्यूशन को जो चीज कम करे एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी वो होता है एयर पॉल्यूशन को जो कम करे। देन उसके बाद आता है कि आप किस तरीके से वेस्ट वगैरह जो है इसको रिड्यूस किस तरीके से करोगे। रिड्यूसिंग वेस्ट क्या होता है, जैसे कि रिसाइकलिंग आपने करा, बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, रिसाइकलिंग आपने करा, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है और जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन है उनको आपने रिड्यूस कर दिया रिसाइकलिंग के थ्रू। अब प्लास्टिक्स बैग्स का यूज कम कर दिया आपने, ठीक है, क्योंकि ओशंस वगैरह क्लीन हो गए, जितना प्लास्टिक कम होगा उतना ओशंस वगैरह क्लीन होगा, तो यही होता है रिड्यूसिंग वेस्ट। देन आप ये कह सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्या आ सकता है, कंजर्विंग वाटर, वाटर को किस तरीके से कंजर्व करा जाए, वाटर का यूज किस तरीके से कम करा जाए सो दैट के वाटर रहे, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो हमारे बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें जो हमारे शॉवर हेड्स है या फिर टॉयलेट्स वगैरह है उसमें वाटर एफिशिएंट मॉडल्स वगैरह का यूज करना चाहिए जिससे कि वाटर का कम से कम यूज हो और वो आगे हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनके भी
उनके लिए वो चीज रहे, उनकी नीड भी वो पूरा कर सके। ठीक है, तो यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी जो डे टू डे लाइफ में जो आप चीजें देख रहे हो वही सारी चीजें हैं। ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन ये जो आपको डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, which of the following reactions would be considered to have the highest atom economy? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें एटम इकोनॉमी जो है सबसे हाई होगी जिस ऑप्शन की। तो एक तरीके से आप यहाँ पर कह सकते हो कि एटम इकोनॉमी का मतलब क्या होगा। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे एटम इकोनॉमी, बहुत सिंपल वर्ड में ये होगा जो आप रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, जो रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उसमें आपका रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए और जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो कम से कम बने, यही होता है एटम इकोनॉमी। तो देखिए ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, ऑप्शंस की तरफ चले और ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, अ रिएक्शन वेयर all reactants are incorporated into desired product। yes, आपके जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा से ज्यादा आपके, आप चाहोगे कि पूरा का पूरा जो आपका डिजायर प्रोडक्ट है, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए उसमें कन्वर्ट हो जाए, ना कि आपके जो बाय प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं उसमें। ठीक है, तो यही होता है आपका एटम इकोनॉमी, यानी कि हाईएस्ट एटम इकोनॉमी वो होगी कि आपका जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने में, जो आपका डिजायर प्रोडक्ट है उसमें आपका रिएक्टेंट चले जाए और बाय प्रोडक्ट्स में कम हो। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी भी, हम बी और सी भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी में दिया है रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। नहीं, एटम इकोनॉमी का मेन एम यही होता है बाय प्रोडक्ट्स को जितना कम हो सके उतना कम करें। ठीक है, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, अ रिएक्शन विद अ वेरी लो परसेंटेज यील्ड। वेरी लो परसेंटेज यील्ड यानी कि प्रोडक्ट्स को कम से कम बनाए, नहीं, हमारा गोल यही है कि हमारा जो रिएक्शन है जिसमें हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का ज्यादा से ज्यादा यूज हो और वो हमारा एक डिजायर प्रोडक्ट बने। ठीक है, तो एटम इकोनॉमी का भी आपकी बुक में बहुत अच्छे तरीके से एक पैरा दिया गया है, जिसमें देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया कि एटम इकोनॉमी का किस तरीके से एटम जो है आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल होना चाहिए वो आपका यूजफुल होना चाहिए कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट बने एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन में। कोई भी केमिकल रिएक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपका एंड में आप सोचोगे जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो पूरा का पूरा यूज हो जाए, ना कि बाय प्रोडक्ट ज्यादा बने। तो गुड एटम इकोनॉमी मीन्स most of the atoms of the reactant are incorporated in the desired product and only small amount of unwanted byproducts are formed। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो अच्छा आपका एक अच्छा एटम इकोनॉमी हम किसे कहेंगे, जिसमें जो आपके रिएक्टेंट में जो आपके एटम्स है वो पूरे के पूरे जो आपका प्रोडक्ट बनना है, जो आपका डिजायर प्रोडक्ट है उसमें चला जाए और बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स भी ऐसे जो हमें नहीं चाहिए तो वो कम से कम बने। ठीक है, और जो लेसर प्रॉब्लम्स हो हमारे वेस्ट डिस्पोजल्स को, वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए। ठीक है, ना कि बाय प्रोडक्ट्स वगैरह ज्यादा बनाए, जो हमारे डिजायर प्रोडक्ट है उसी को ज्यादा बनाए। तो यही होता है आपका एटम इकोनॉमी। तो हाईएस्ट एटम इकोनॉमी जो हम कंसिडर करेंगे जिस ऑप्शन को, वो होगा आपका ऑप्शन ए। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, of the following is an example of green reagent। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ग्रीन रिएजेंट का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें तो ग्रीन रिएजेंट क्या होता है, ऐसे रिएजेंट हमारे जो केमिकल रिएक्शंस में हम ऐसे रिएजेंट का यूज करें जो कि हमें जो बाय प्रोडक्ट्स वगैरह है उनमें कम से कम हार्मलेस यानी कि जो हजार्डस ना हो ऐसे चीजें हमें प्रोवाइड करे, ऐसे केमिकल्स बनाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें मिथाइल आइसोसाइनाइड, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये तीनों भी काफी हजार्डस टॉक्सिक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। देखिए यहाँ पर बेंजीन की अगर हम बात करें ये तो टॉक्सिक है और कार्सिनोजेनिक है, जो कि अनसूटेबल ग्रीन रिएजेंट है। ग्रीन रिएजेंट यानी कि ग्रीन रिएजेंट तो हम इसे कह ही नहीं सकते। इसी तरीके से मिथाइल आइसोसाइनाइड भी हजार्डस केमिकल होता है, बहुत सीवियर टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं इसके इन्वायरमेंट पर। ठीक है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड तो देखिए बहुत ज्यादा हाईली टॉक्सिक होता है और साथ ही साथ ओजोन डिप्लीशन में भी ये हेल्प करता है, यानी कि एक तरीके से जो हमारी ओजोन लेयर है उसको भी डिप्लीट कर देता, उसको पतला कर देता।
ठीक है, जिसकी वजह से हार्मफुल जो रेज है हम ह्यूमन बींग्स पे पड़ती है, उसकी वजह से कैंसर वगैरह आप देखोगे, स्किन कैंसर वगैरह ज्यादा होता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ओजोन डिप्लीशन में और बहुत ज्यादा हाईली टॉक्सिक होता है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड ये सारे आपके ऐसे रिएजेंट है जो कि काफी टॉक्सिक होते हैं एनवायरनमेंट के लिए, हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऐसा रिएजेंट है जो कि आप जिसे कह सकते हो ग्रीन रिएजेंट है, क्योंकि एक तरीके से इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। बहुत सारे आपने रिएक्शंस में देखा होगा जो आप रिएजेंट यूज करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये इसका यूज काफी ज्यादा रिएक्शंस में होता है क्योंकि ये इन्वायरमेंटली सेफ होता है। और अगर हम इनका बाय प्रोडक्ट्स देखें तो ये वाटर एंड ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बनाता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए टोटली सेफ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रीन रिएजेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन सॉल्वेंट। तो देखिए यहाँ पर ग्रीन सॉल्वेंट का हमें एग्जाम्पल पूछा गया है। प्रीवियस क्वेश्चन में ग्रीन आपका रिएजेंट था, अब यहाँ पर ग्रीन सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या होता है? लिक्विड ही आपकी चीज है जिसमें आप कोई सब्सटेंस वगैरह डिसॉल्व करते हो। ठीक है, अब ग्रीन सॉल्वेंट का एग्जांपल हमें किस ऑप्शन में दिया गया है ये हमें बताना है। तो देखिए बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड ये सारे एक तरीके से ग्रीन सॉल्वेंट के एग्जांपल नहीं होंगे आपके। लेकिन अगर हम वाटर देखा जाए, वाटर जो है सेफेस्ट ऑप्शन होगा और सेफेस्ट सॉल्वेंट होगा, ग्रीन सॉल्वेंट होगा, क्योंकि वाटर जो है ज्यादा से ज्यादा हमारे जो सब्सटेंस है, काफी वैरायटी ऑफ सब्सटेंस को या फिर काफी जो केमिकल्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस वगैरह में, तो उनमें काफी ज्यादा सब्सटेंस जो है वाटर डिसॉल्व कर पाता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर हम देखें तो ये काफी टॉक्सिक होता है और कार्सिनोजेनिक होते हैं सारे। और क्लोरोफॉर्म की अगर हम बात करें तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए काफी ज्यादा ये अफेक्ट करता है। ये ग्रीन सॉल्वेंट आप जिसे कह ही नहीं सकते। और आजकल पहले यानी कि बहुत पहले इसका काफी यूज होता था, आजकल तो इसे बिल्कुल यूज नहीं करा जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म बहुत ज्यादा हजार्डस होता है, वोलेटाइल होता है। और वोलेटाइल यानी कि ये जिस तरह आपने इसको एयर में एक्सपोज करा तो वो उड़ जाता है एक तरीके से। तो बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये काफी ज्यादा हाईली टॉक्सिक सॉल्वेंट होते हैं। लेकिन वाटर जो है सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कि हमारा एनवायरमेंटली फ्रेंडली होता है और हमारे लिए भी अच्छा होता है। तो वाटर जो है क्योंकि ये जैसे मैंने आपको कहा वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस को, ये केमिकल रिएक्शंस में काफी वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर पाता है और हमारे एनवायरमेंट के लिए सेफ है। तो इसीलिए यहाँ पर जो वाटर होगा यानी कि ऑप्शन बी होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, क्योंकि एक तरीके से ग्रीन सॉल्वेंट है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नॉन टॉक्सिक एंड ग्रीन सॉल्वेंट। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हमें ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि नॉन टॉक्सिक हो और ग्रीन सॉल्वेंट भी हो साथ साथ। तो देखिए यहाँ पर जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें सबसे पहले अगर हम ऑप्शन बी, सी और डी की बात करें, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टोलिन, ये सारे जो है काफी ज्यादा टॉक्सिक होते हैं और हम इसे ग्रीन सॉल्वेंट की तरह हम नहीं लेंगे इन सारे सॉल्वेंट्स को। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड, यस एज कंपेयर टू, क्योंकि यहाँ पर हमें जो ऑप्शंस दिया गया है उसी में हमको कंपेयर करना है। लेकिन देखिए ऑप्शन बी, सी, डी की अगर हम बात करें काफी ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। लेकिन ऑप्शन ए की बात करें तो कंपैरेटिवली ऑप्शन सारे ऑप्शन से ऑप्शन ए लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड कम टॉक्सिक होता है और एक तरीके से आप इसे ग्रीन सॉल्वेंट भी कह सकते हो। बिकॉज लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये आपके काफी ज्यादा आपने देखा होगा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में होता है, फिज वगैरह यूज करने के लिए लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करा जाता है। फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करा जाता है। ग्लासेस जिसको आपको कोल्ड रखना है उसके लिए भी लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करा जाता है। बहुत सारी जगह इसका यूज करा जाता है जैसे कि मैंने अभी आपको कहा। और साथ ही साथ लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसे हम एक तरीके से ग्रीन सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके जो रेसिड्यू होते हैं काफी स्मॉल अमाउंट में ये लीव करता है एंड इट इज ऑल्सो नॉन टॉक्सिक एंड अट्रैक्टिव सॉल्वेंट फॉर द
टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल। टेम्परेचर जैसे मैंने आपको कहा ग्लास वगैरह ये एक तरीके से कोल्ड रखने के लिए यूज करा जाता है, फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज करा जाता है, तो ये काफी टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल की तरह भी इसे यूज करा जाता है। तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर, लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, द प्रीफिक्स नैनो कम्स फ्रॉम। तो देखिए यहाँ पर हमें पूछा गया है, जैसे हम इस चैप्टर में हमारा जो एम है इस चैप्टर का, जैसे कि ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, तो नैनो का मतलब क्या होगा यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो नैनो का जो प्रीफिक्स है, ये वर्ड कहाँ से आया है ये हमें पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो देखिए नैनो का मतलब ही होता है छोटा, ठीक है, कम। नैनो यानी कि अगर हम देखें 10⁻⁹ को नैनो -9 को नैनो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो नैनो वर्ड है ये आया है आपका ग्रीक वर्ड मीनिंग डॉर्फ। तो डॉर्फ जैसे आपने काफी ज्यादा बायोलॉजी में सुना होगा आपके, डॉर्फ वर्ड का मतलब होता है छोटा, ठीक है, कम। तो ये जहाँ पर नैनो हुआ है, नैनो प्रीफिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड डॉर्फ से लिया गया है। तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ग्रीक वर्ड मीनिंग डॉर्फ। नेक्स्ट, Which of the following is an example of nano material? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि नैनो मटेरियल का हमें एग्जाम्पल दिया गया है उस ऑप्शन में। तो नैनो मटेरियल है, ऑब्वियसली हम हमारे नेकेड आइज से उसे देख नहीं सकते। तो ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो ग्रेन ऑफ सैंड, यस, इसे हम देख सकते हैं। देन ऑप्शन बी है सिंगल वाटर मॉलिक्यूल, अगेन इसे भी। देन ऑप्शन डी दिया है स्टैंड ऑफ हेयर, एक स्टैंड, अगर हम हेयर का स्टैंड ले तो ये भी हम देख सकते हैं। लेकिन अ कार्बन नैनो ट्यूब, देखिए ये ऑप्शन में ही वर्ड दिया गया है नैनो, तो कार्बन नैनो ट्यूब यहाँ पर हम इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, और वर्ड में ही दिया गया है नैनो, डायरेक्टली आपको दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो कार्बन नैनो ट्यूब है ये इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो दैट्स इट, इस सेशन को अब हम यही एंड करते हैं। आई होप कि इस सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा हो। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।